हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 गणिता मंजरी से द वर्ल्ड ऑफ नंबर। इसका इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं। चैप्टर में है क्या क्या। स्टार्ट करने से पहले पता तो हो एटलीस्ट इसके बीच में है क्या, आएगा क्या, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिना क्वेश्चन सॉल्व हम कैसे कर पाएंगे जब तक नॉलेज ही नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ना सही सेकंड थर्ड से तो हम पढ़ ही रहे हैं। द नंबर यूज फॉर काउंटिंग थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इसको डिनोट किया जाता है एन से। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं? जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे, और इसको क्या डिनोट करते हैं हम? एन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला पोर्शन क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड होता है तो उसको होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 सो एंड सो। ठीक है। अगला ब्रह्मगुप्तास रूल। ब्रह्मगुप्तास रूल क्या कहता है? व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज। अगर किसी नंबर में जीरो ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है? वही आएगा। अगर ए में मैं 0 प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? आंसर यही आएगा ना। या एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। मान लो 3 में मैं अगर 0 प्लस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? 3 तो आएगा। ठीक है। अगला व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज। अगर मैं किसी नंबर में से 0 को माइनस करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो भी नंबर क्या होगा? अनचेंज होगा ना। जैसे 3 में से 0 माइनस किया तो आंसर क्या आया? 3 आया। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। थर्ड पार्ट क्या है? व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0। ये बिल्कुल a इंटू अगर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 0 ना, है ना। या 3 इंटू अगर 0 होगा तो आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? 0। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Integers. The number which include negative number 0 and positive number are called integer. यानी कि वो नंबर जिसके अंदर 0 भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, उनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अच्छा, नेगेटिव जितने बढ़ते जाएंगे उतनी इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, पॉजिटिव जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतनी इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट 0 ना कभी नेगेटिव हुआ है ना ही कभी पॉजिटिव में माना गया है। तो ये एक न्यूट्रल नंबर है जिसमें इसकी वैल्यूज जो है ना ही पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। बढ़ते हैं आगे। फॉर्च्यून्स। फॉर्च्यून्स क्या होते हैं? फॉर्च्यून्स को कहते हैं धन। पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटिंग वेल्थ और एसेट। पॉजिटिव नंबर जो हैं वो वेल्थ और एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि धन। धन क्या होता है? जब चीज़ें प्लस हो रही होती हैं, पॉजिटिव हो रही होती हैं, प्लस। जैसे एग्जांपल है, आपके पास 10 रुपये हैं, किसी ने आपको 5 रुपये और दे दिए तो क्या हुआ? पॉजिटिव हो गए ना। वो भी दिए ही हैं तो प्लस हुए ना, नेगेटिव तो नहीं हुए। जब चीज़ें प्लस हो रही होती हैं तो वो होती हैं फॉर्च्यून्स। और डेब्ट्स होते हैं ऋण। ऋण होते हैं, ऋण लोन वाला नहीं, ऋण वो वाला नहीं, मतलब जो हमने नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनको हम डेब्ट्स कहते हैं, ऋण कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, वो क्या हो गया? माइनस में ना, क्योंकि मेरे जो टोटल एसेट था उसमें से तो माइनस होगा ना, तो वो हो गया। जैसे कि अगर मैंने किसी से लिया है तो मैं वापस तो करूँगी ना, तो ये क्या हो गया? माइनस। अगर मैं उससे और ले रही हूँ तो मान लो 50 रुपये और ले रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? -150। रहेगा क्या साइन? माइनस का ही। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहे हैं? द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर। अर्थमेटिक का मतलब क्या है? मैथ के इंटीजर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब क्या बताया मैंने अभी? प्लस, यही बताया ना, ऐड। तो अगर फॉर्च्यून में कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर उसमें मैं कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा? प्लस में ही तो आएगा 8। ठीक है ना। अ डेब्ट प्लस अ डेब्ट। अ डेब्ट प्लस अ डेब्ट इज अ डेब्ट। बिल्कुल, अब मैंने एग्जांपल दिए भी।
अगर मैं किसी से 100 रुपये उधार ले रही हूँ, मैंने 50 रुपये और ले लिया, तो क्या रहेगा? तो माइनस ही ना, प्लस तो होगा नहीं ना। तो डेप्थ को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब फॉर्च्यून माइनस जीरो, अ फॉर्च्यून माइनस जीरो इज अ फॉर्च्यून। अगर फॉर्च्यून में से यानी कि इसमें से अगर मैं कोई ज़ीरो माइनस करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? फॉर्च्यून ही तो आएगा। बट डेप्थ में से अगर मैं माइनस ज़ीरो करती हूँ तो डेप्थ ही आएगा। -5 में से मैं 0 माइनस कर रही हूँ, माइनस माइनस क्या हो गया? हुआ तो प्लस, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आता है तो आंसर तब भी वही रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्थ एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्थ। अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ किसी डेप्थ का और फॉर्च्यून का तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। जैसे -10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से तो आंसर क्या आया? -50 आया तो माइनस में ना डेप्थ क्या होती है? माइनस की होती है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्थ इज अ फॉर्च्यून। अगर मैं 2 डेप्थ को मल्टीप्लाई करती हूँ यानी माइनस और माइनस को करती हूँ तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 100। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। फ्रैक्शन नंबर। मुझे तो लगता है इसका इंट्रोडक्शन देते देते पूरी टाइम इसी में निकल जाएगा। चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे? फ्रैक्शन नंबर क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी कि किसी पूरे में से किसी के कुछ हिस्से करना, उसको फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। मान लो एक पिज़्ज़ा है, उसके हमें उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 6 बंदों में हमें डिवाइड करना है। तो एक बंदे के पास कितना हिस्सा गया? 1 ना। टोटल कितने हिस्से थे? 6। होल क्या था? 6। और डिवाइड कितने में हुआ? 1 में। ठीक है ना। तो आई होप ये फ्रैक्शन भी क्लियर होगी। रैशनल नंबर। अब आता है मेन पॉइंट। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हमेशा PQ फॉर्म में लिखा जाता है। हमेशा मतलब हमेशा, कुछ भी हो जाए हमेशा PQ फॉर्म में लिखा जाता है। बट इसकी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या कहती है? कि क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं होता। क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों कभी भी ज़ीरो नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो ये ज़ीरो हुई तो ये क्या हो गई? नॉट डिफाइंड वैल्यू। ये नॉट डिफाइंड वैल्यू कहलाएगी, इसलिए क्या वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और दूसरा, ये को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर इज इक्वल टू P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, अब समझते हैं। 2 इंटीजर्स आर कॉल्ड को प्राइम इंटीजर इफ देयर HCF इज 1 नंबर। कॉमन फैक्टर क्या होता है इन दोनों के बीच में? सिर्फ 1। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो 3 एंड 5 लेती हूँ। इनके कॉमन फैक्टर क्या है? इनका HCF क्या हुआ? 3 × 1 3 का, और 5 का क्या हुआ? 5 × 1। अब इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है ना, और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये को प्राइम इंटीजर है। क्या है? को प्राइम इंटीजर। ठीक है, समझ आ गई। अब लॉ फॉर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी कुछ लॉज है। क्या क्या है? इक्वालिटी। 2 रैशनल नंबर A and B, A divided by B and C divided by D are said to be equal to if AD बराबर BC। How? कैसे पॉसिबल है कि A अपॉन में B एंड C अपॉन में D ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? पॉसिबल है, बिल्कुल। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो AD किसके बराबर हो गया? CB के। हो गया ना प्रूफ? C भी लिख लो, BC लिख लो, बात वही है। अगला
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर। अगर मैं किसी भी नंबर को ऐड करती हूँ, मान लो ये रैशनल नंबर ही तो है पी के फॉर्म में, तो आंसर कितना आया 6, 3 1 जा, तो आंसर कितना है 2/1। ऐसे ही मैं इस किसी को डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या हुआ -2/3, -2/3। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब दीदी यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम थे तो हमने कर लिया, अगर अनइक्वल हुए फिर क्या करेंगे? तो ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन देते हैं। अगर डिनोमिनेटर किसी भी सिचुएशन में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर अनइक्वल हों तो सबसे पहले हम लेते हैं उनका एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। एलसीएम ले लिया, 12 आ गया। 3 के टेबल में 12 किस पे आता है? 4 पे। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे। 3 6 ज़ा 18, 18 में से 8 गया 10 माइनस का 12, आंसर क्या आ गया -5/6। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले पोर्शन पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लाई करने हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 मल्टीप्लाई करना है 4/5, आंसर क्या है 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। सोल्व। अगर डिवाइड करना है, ठीक है, 2/3 डिवाइड 4/5। दीदी अब क्या करें, कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ऐसे डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। 1 5 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव लो। क्या है? कॉम्यूटेटिव लो। कॉम्यूटेटिव लो क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लो ये कहता है, अगर आप a/b को प्लस करेंगे c/b से, या c/b को प्लस करेंगे a/b से, तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्या आएगा आंसर? इक्वल आएगा। तो चाहे आप ये तो प्लस हो गया, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ सी बी से, या सी बी को मल्टीप्लाई करूँ ए बी से, तो आंसर तो वही आएगा ना। आंसर तो वही आएगा ना, आंसर में थोड़ी वेरिएशन, सॉरी सी डी, बी ने डी, आंसर तो वही आएगा ना। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। 3/4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2/3 से, तो 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आया 1/2। या अगर मैं 2/3 को मल्टीप्लाई करूँगी 3/4 से, तो बात तो वही है ना, बात तो वही है 1/2। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? इसका फॉर्मूला है Q + R। इसका कहना है P को मैं Q से मल्टीप्लाई करूं या P को R से करूं। सॉरी, P को Q से करना है और साइन P को R से। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, होल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ये होते हैं ना जो पी के फॉर्म में होते हैं। मान लो 2/3 है, 1/5 है, 1/2 है, 5/2, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लो ले लेते हैं 5/2। 5/2 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा 2.5 आएगा।
तो 2.5 कहाँ पे होगा? 2 और 3 के बीच में इधर होगा ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 5/2। ऐसे ही अगर हम 2/3 लेते हैं, 2/3 क्या होगा? 0.6 होगा, 0.6 होगा ना। तो इसके और इसके बीच में कितने सेक्शन है इसके? कितने? 3 में से 2 सेक्शन लेने। इसके हमने कितने सेक्शन कर दिए? एक सेक्शन ये रहा, दूसरा सेक्शन ये रहा, 1 2 3 सेक्शन हो गए। तो इस वाले पॉइंट पे हमने लेना है इसको 2/3 होगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू के ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं आती, पर इसमें यह चेक किया जाता है कि 0 से उस नंबर का डिस्टेंस कितना है। जैसे मान लो -4 लिखना है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। कैसे? क्योंकि 0 से -4 का डिस्टेंस कितना है? 4 है ना। या मान लो -6 लेना है, तो -6 क्या हो जाएगा? 6। तो 0 से 6 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। तो वो ठीक है। अब आता है डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। Density of a rational number. This property tells that between any two rational number there are infinite rational number. ये बताते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में हम जितने मर्जी चाहें उतने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला किसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है? इसी के ऊपर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? पीक्यू फॉर्म में होते हैं, हमें पता है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 5/2 को 5/2 एंड 3/2 ले लेते हैं। ये सिर्फ कंडीशन अप्लाई होगी, सिर्फ जो इसमें एक निकालना है रैशनल नंबर, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक। तो कैसे? 5/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 ही था, सॉरी 8/2 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2, क्या गया 4। 4/2 2 1 2। इनके बीच का रैशनल नंबर क्या निकला? 2/1। तो मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ 2/1। इनके बीच का रैशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो फिर क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर पाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं 6/3 और 7/2 लेते हैं। इनके रैशनल नंबर क्या होंगे? इनका पहले ले लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम करें ना, तो 6 3 के टेबल में 6 2 पे आते हैं। 6 2 6 12 प्लस 3 7 21। आंसर कितना आ गया? 33/6। अभी सॉरी 36/6। तो एक नंबर आ गया 12/6 और एक हो गया 21/6। ठीक है। अब इनके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए? एक ही चाहिए। तो इनको भी वही डिवाइड कर लेंगे, प्लस करके डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो आंसर क्या आएगा? अभी 33/6 और 2 है, तो 33। अभी ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे? 33/6 2 और 1 सॉरी 1 और 2 आ जाएगा, है ना। तो बस अभी आंसर कितना आ गया? ये मिल गया हमें इनके बीच का। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा नंबर चाहिए फिर क्या करेंगे? मान लो मुझे चाहिए 4 नंबर। इसकी 2 कंडीशन होती हैं। इसकी 2 कंडीशन होती हैं इसमें, और इसके बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए? 4। तो 4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 6/3। ये एलसीएम तो हमने सॉल्व कर ही लिया, डिनोमिनेटर हमने ले लिया। तो हम क्या करते हैं? 12/6 और 21/6 है ना। अब मुझे 4 नंबर चाहिए। देखो एक कंडीशन तो ये होती है कि जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करो, मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके पास आ जाएगा। 12 5 60, 6 5 30, 21 5 105, 6 5 30। अब मुझे कितने नंबर चाहिए थे? सिर्फ 4। अब मेरे पास इसमें ऑलमोस्ट 45 नंबर्स हैं, तो चॉइस हमारी है, हम जो मर्जी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अब वैसे भी हमें दिख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम करने के बाद
कि इनके बीच में ऑलरेडी 4 नंबर्स निकल रहे हैं, तो हम वैसे भी कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कभी भी पी के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। कभी भी मतलब कभी भी। एग्जाम्पल √2, √3, पाई, √5, √7, कुछ भी आ सकता है जो कभी भी पी के फॉर्म में लिखे नहीं जाते। तो अब ये क्या कह रहे हैं, प्रूफ करो इरेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है √2, √3 जो भी है, ये इरेशनल नंबर का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको भूल के भी स्किप मत करना। ये कम से कम भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और पेपर में आता ही आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस कर लेना जैसे और सारे क्वेश्चंस की आप करते हो। इसको बहुत उससे ज़्यादा ही प्रैक्टिस करना, इसको भूलना मत। बढ़ते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट करते हैं। लेट अस assume √2 is रैशनल नंबर। ठीक है, तो √2 को मैं, अब रैशनल है तो रैशनल क्या होता है, पी के फॉर्म में हम ले सकते हैं ना आराम से। तो √2/1 इसको मैं पी के फॉर्म में लिख सकती हूँ बिल्कुल। पी के फॉर्म की कंडीशंस क्या होती हैं, पी और क्यू ये आर जो हैं वो कोप्राइम नंबर होते हैं। पी और क्यू जो है वो कोप्राइम नंबर्स होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। ऐसी कंडीशन होती है ना, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पता लग गया। अब आगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना। √2/1 स्क्वायर, p/q स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, p स्क्वायर q स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 2q स्क्वायर किसके बराबर होगी, p स्क्वायर के। ठीक है, या मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, ना कि q स्क्वायर p2/2 के बराबर है, ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, अब हमें ये तो पता लग गया जो p है, p स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। अभी कैसे, अब ये क्या हुआ दीदी, अब ये हुआ ऐसे, जैसे मान लो कोई एक नंबर है, p स्क्वायर जो है वो 36 का ले लेते हैं। 36 का p स्क्वायर जो है 36 का डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है ना, 18। ठीक है, तो 18। अभी अगर p स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर अगर 36 यानी कि ये किसके बराबर होगा, √6 के होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये p6 जो है वो 6 है तो 6 भी तो 2 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखो जैसे 2 × 1, p की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई ना। या मैं 4 × 1 भी ले सकती हूँ, बट 2 का चल रहा है तो 2 का ही लेंगे। 2 × 2, 2 × 3, तो मतलब सारे नंबर क्या आ रहे हैं, 6, 4, 2। तो ये क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 से अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे। कितने होंगे डिवाइड, 2 से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नहीं तो फिर से देख, जैसे एक नंबर और ले लेते हैं। मान लो p स्क्वायर है 4 के, तो p ये किससे डिवाइड हुआ, 2 से हुआ। इसका मतलब क्या है, जो p के साथ जो भी नंबर आ रहे हैं वो क्या है, वो इवन है। क्या है, इवन। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहे हैं,
हमें ये तो समझ आ गया कि p जो है वो डिविजिबल 2 से भी होगा और p स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, एज p डिविजिबल बाय 2 सो 2 is डिविजिबल बाय c, यानी कि मैं c किसको कंसिडर कर रही हूँ, मैं c कंसिडर कर रही हूँ 2 को, मैं c कंसिडर कर रही हूँ वो एक 2 इज डिविजिबल मल्टीप्लाई बाय c। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, 2 इंटू 3 क्या हुआ 6। तो ये जो नंबर हैं ये 2 को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, मतलब इसी वैल्यू हमने जो ली, और यही वैल्यूज़ जो हैं ये p को डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। चलिए बढ़ते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, c इज़ अ इंटीजर, c एक इंटीजर है, p इज इक्वल टू 2c के बराबर है इन फर्स्ट इक्वेशन में 2 किसके बराबर हो गई, c के बराबर। कैसे, फिर 2q जो थी 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c के स्क्वायर के बराबर है। तो 2c का स्क्वायर क्या हो गया, 2q की स्क्वायर 4c की स्क्वायर, 4c की स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर क्या आया, q स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, q2 किसके बराबर है, c2 के बराबर हो सकती है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं q2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, q2 इज डिविजिबल बाय 2 q square is divisible by 2, so q is also divisible by 2 ना, है ना। but here is p and q are rational number, here is p and q are rational number but both are divide by किससे हो रहे हैं, 2 से। सो ये हो रहा है ना, दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि जब नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हों और रिपीटिंग हो तो वो इरेशनल होते हैं, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं और रिपीट नहीं कर रहे तो ये क्या है, रैशनल नंबर, यही होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, p और q दोनों ही रैशनल नंबर हैं, सॉरी दोनों p और q दोनों ही डिवाइड किससे हो रहे हैं, 2 से, दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से। सो हियर इज
कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास कहते हैं, यानी कि हमें एक वहम हुआ था कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन फॉर √2 इज रैशनल इज, और रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं, तो कोप्राइम तो हुआ ही नहीं, तो सो इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? जो सिंपली डिवाइड होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके आगे वो डिवाइड नहीं होते। जैसे 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गए। क्या हो गए? टर्मिनेटिंग। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीट भी हो रहे होते हैं। जैसे 1/3 ले लो। 1/3 को आप जितना मर्जी सॉल्व करते रहेंगे 3.33333 आता ही जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3.3 बार। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, बट और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ये ख़त्म भी नहीं होते, बट रिपीट भी नहीं हो रहे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.1423 समथिंग ऐसे रिपीट होते रहते हैं। ऐसे ही √3 का भी होता है 1.734 समथिंग, ऐसे करके रिपीट होते रहते हैं, लेकिन इसमें नंबर सेम नहीं आता। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। तो अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बिल्कुल अच्छे से पहले ये इंट्रोडक्शन देख लेना ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है।